हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। टेट और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए फ्री लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस के लिए। अभी आप जो देख रहे हैं वो है रीड और यूपी टेट के लिए स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, बाल विकास के से रिलेटेड होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स में ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आप ये पूरी सीरीज देखिएगा, आगे कंटिन्यूटी में इन लेक्चर्स को हम टाइमली अपलोड करते रहेंगे। चलिए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में। बालकों की धीमी गति से सीखने वाले प्रभावशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बातों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है इसका पृष्ठपोषण करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इस एमसीक्यू का वो सी होगा। सारी चीज़ों को छोड़ दें तो अध्ययन की जो कठिनाइयां हैं, जो पढ़ने से संबंधित कठिनाइयां हैं, सीखने से संबंधित, उनको पता लगाना और उन क्षेत्रों को पता लगाना मूल्यांकन का सबसे बड़ा टारगेट होता है, ताकि उसके लिए आगे उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें और सीखने को बेहतर बनाया जा सके अधिगम को। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट एमसीक्यू। नाउ आई विल प्रोसीड टू द सेकंड एमसीक्यू। सो सेकंड है यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राइमरी स्कूल्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या बेहतर होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है वीडियो निरूपण, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन है स्वयं के द्वारा किया गया उनका अनुभव, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर आप गौर से समझेंगे तो यहाँ पर सिंपल आंसर होगा, डी होगा इसका राइट आंसर। कि जो ऊपर के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रदर्शन, वीडियो निरूपण और स्वयं अनुभव, ये तीनों ही प्राइमरी लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर फॉर सेकंड नंबर एमसीक्यू। ओके, नाउ आई विल प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। ओके, सो ऑप्शन है सीखना, अधिगम दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी यानी कि सीखना और अधिगम दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसमें अगर हम आंसर देंगे तो सी होगा, क्योंकि सीखना और अधिगम एक ही होता है, मतलब लगभग लगभग सीखना और थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें, वैसे इसको एक इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो ए और बी सही आंसर है, दोनों ही चीजें होती हैं। ओके, व्यवहारिक परिवर्तन से संबंधित। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। ओके, सो ऑप्शंस आर, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है, दूसरा है सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया है, तीसरा है सीखना एक प्रकार की खोज, और चौथा है सीखना जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहां पर आपको सिंपल सा आंसर है, अनुकूलन, माफ कीजिएगा, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सीखना विवेकपूर्ण होता है, विवेक से कनेक्ट होना इसका जरूरी है। तो ये चीज इससे कनेक्टेड नहीं है, और यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों जो हैं, अनुकूलन और एक प्रकार की खोज और जीवन पर्यंत तक चलना, ये सभी बिल्कुल कनेक्टेड हैं सीखने से। ओके, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर फॉर फोर्थ नंबर एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं पांचवें नंबर का, जो कि यह है कि अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है। तो अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूडेड है टाइप ऑफ लर्निंग में। तो पहला ऑप्शन है संज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक और मनोवृत्तीय अधिगम, तीसरा है कौशलात्मक और क्रियात्मक अधिगम, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि टाइप ऑफ लर्निंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आप गौर से देखेंगे तो संज्ञान हो, या फिर भावनात्मक मनोवृत्ति हो, या फिर कौशल हो, या क्रियात्मक अधिगम हो, ये सभी एक तरह से टाइप ऑफ लर्निंग है, जो कि कहीं ना कहीं हमने लेक्चर्स में समझा है, पढ़ा है, और वैसे भी आप जानते होंगे। तो डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न का सही आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम अगले छठवें क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों से जिज्ञासा
जागृत करने के लिए निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उनमें जो क्यूरियोसिटी है वो जागृत करने के लिए, वो इंस्पायर करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक क्या है? ओके, तो ऑप्शंस आर अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करने चाहिए उनको, यानी कि ऐसे अनुभव जो उन्हें हाथ से मैनुअली काम करने पर ज़्यादा उनको एम्फेसाइज करना चाहिए। दूसरा है निम्नलिखित कार्य में उनको अधिक अभ्यास देना चाहिए, रिटर्न वर्क ज़्यादा कराना चाहिए। तीसरा है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन किया जाना चाहिए, तो यूनिट टेस्ट जिसे हम कहते हैं एगोनाइज करने चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना चाहिए। तो अगर इन चारों ऑप्शनों को एनालाइज करें तो इसका राइट आंसर होगा डी, बिकॉज गहन जांच परक मतलब कि एक तरह से एनालिसिस करते रहना कि क्या जरूरत है वो तो करना ही रहता है, और कल्पना परक यानी कि इमेजिनेशन रिलेटेड प्रश्न ज्यादा पूछने चाहिए, क्योंकि कक्षा 5 के विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं जो एक अमूर्त ज्ञान की तरफ वो बढ़ने लगते हैं, तो उसको थोड़ा सा उस तरह का टच देना जरूरी है जिससे कि उनकी जो क्यूरियोसिटी है चीजों के बारे में सोचने की वो जागृत हो, वो अपने दिमागी कल्पनाओं को ज्यादा इस्तेमाल करें, अमूर्त ज्ञान का ज्यादा इस्तेमाल करें, इसी से जिज्ञासा बढ़ती है। ओके, 6 क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, इसलिए यही मेरा पैटर्न है, लगातार आंसर्स मैं पढ़ता नहीं जाता, हमेशा ये मेरी टेक्निक है, तो उसी हिसाब से मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो आप उसी तरह से फोकस कीजिए। कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग सबसे अच्छा किसके लिए किया जाता है? तो जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक है वो कक्षा में सबसे अच्छा किस चीज के लिए किया जाता है, मतलब किस कार्य के लिए? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है प्रायोगिक कौशल को बनाए रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या फिर अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो अगर आप गौर से देखेंगे, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किया कि प्रश्नों का असली उपयोग यही है कि विद्यार्थियों में जो क्यूरियोसिटी है, जो एक जिज्ञासा है, जो चाहत है किसी चीज को लेकर, वो उत्पन्न हो, एक जानना चाहे, वो बहुत जरूरी है। तो बी होगा इसका राइट आंसर। शिक्षार्थियों में सीखने के लिए जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो उत्पन्न करने के लिए आप इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो ये है 7th नंबर के एमसीक्यू का राइट आंसर। आगे प्रोसीड करते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पर। तो 8th नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो मूल्यांकन के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ओके, विच इज नॉट एक्यूरेट अबाउट इवैल्यूएशन। सो ऑप्शन आर मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का होता है। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन शिक्षक से संबंधित नहीं है, और चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, तो ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो सी ऑप्शन है कि मूल्यांकन शिक्षक से संबंधित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ही ये आवश्यक जानकारियां, फीडबैक मिलता है कि जो पढ़ाया गया है, जो अधिगम प्रक्रिया है, वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। तभी तो शिक्षक भी अपनी प्रक्रियाओं में, विधियों में सुधार करते हैं। तो शिक्षक से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये, अगर हम इस प्रश्न का आंसर करेक्ट समझे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर 8th नंबर एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 9th नंबर एमसीक्यू की तरफ। तो 9th नंबर एमसीक्यू हमसे पूछता है कि रचनात्मक आकलन में क्या शामिल होता है? तो रचनात्मक आकलन के बारे में प्रश्न है ये, क्रिएटिव इवैल्यूएशन हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या शामिल होता है? भय रहित सहयोगी वातावरण, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की रचनात्मक क्षमता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रचनात्मक आकलन में क्या शामिल होता है इसको सबसे ज़्यादा क्लियर करें तो शिक्षार्थियों की रचनात्मक क्षमता को हम बेसिकली यहाँ पर कोशिश करते हैं, और यही यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका कनेक्टिंग। ओके, सो ये सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 10वें नंबर के प्रश्न को। शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाओं का महत्व बताना है। तो इन टीचिंग प्रोसेस जो इंपॉर्टेंस बतानी है यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षाओं की। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ऑप्शन क्या है? बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान की जांच करने में इसका उपयोग है, प्रायोगिकात्मक परीक्षाओं का। सृजनात्मकता क्या मूल्यांकन करने में है? बच्चे की रचनात्मकता की जांच करने में है, तीसरा ऑप्शन है। या चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है उपरोक्त सभी। तो क्या व्यवहारिक ज्ञान की जांच करने का साधन है प्रयोगात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन में, या सृजनात्मकता की, या फिर रचनात्मकता की, या फिर इन सभी की?
तो अगर हम प्रयोगात्मक परीक्षाओं की बात करें तो चाहे वो रचनात्मकता हो, सृजनात्मकता हो या व्यवहारिक ज्ञान हो, ये तीनों ही प्रयोगात्मक चीजों से जुड़ते हैं। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा आपका डी, क्योंकि ये सभी सही होंगे। ओके, तो डी इज द राइट आंसर फॉर 10th नंबर एमसीक्यू। ओके, 10वें। सो आज के लेक्चर्स के ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लेक्चर को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्री एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन साथ में ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।